हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सान्या। आज हम करने वाले हैं कॉजेज ऑफ द फॉल ऑफ द बाइजेंटीन एम्पायर। ठीक है, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना एंड लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। आइए शुरू करते हैं। यानी कि जो बाइजेंटीन एम्पायर यानी कि जो ईस्टर्न पार्ट था ना, ईस्टर्न एम्पायर जो था उसी को बाइजेंटीन एम्पायर कहा जाता है, राइट। तो जो बाइजेंटीन एम्पायर था उसका फॉल डाउन का रीज़न, कारण क्या क्या है, कॉजेस क्या क्या है, तो वो उसको हम समझते हैं। ठीक है, देखो द फर्स्ट कॉज क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द एम्पायर्स डिक्लाइन वाज इट्स राइवलरी विद द सिटी ऑफ वेनिस। वेनिस क्या है? मेन सिटी ऑफ रोम। मेन सिटी ऑफ रोम क्या है? वेनिस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज अगर एम्पायर के डिक्लाइन का देखें तो इसकी राइवलरी चल रही थी किसके साथ? वेनिस के साथ। यानी लड़ाई किसके साथ चल रही थी? वेनिस के साथ। वेनिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस विद विच वॉज इकोनॉमिकली वेरी साउंड। वेनिस एक इम्पॉर्टेंट एरिया था जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था, बहुत पैसे वाला था। वेनिस कुड प्रिजर्व इट्स इंडिपेंडेंस इज अ टाइम व्हेन द सो कॉल्ड बारबेरियंस ओवर एंड इटली। तो वेनिस ने अपने आप की इंडिपेंडेंस को तब भी बचा के रखा हुआ था जब बारबेरियंस आए थे। सो कॉल्ड बारबेरियंस जब आए थे ना इन्वेट करने, तब उन्होंने अपने आप को प्रिजर्व किया हुआ था, अपने आप को बचाया हुआ था। किससे? बारबेरियन से। वेनिस कुड प्रिजर्व इट्स इंडिपेंडेंस एट अ टाइम व्हेन द सो कॉल्ड बारबेरियंस ओवर रैन इटली। तो जब ये शायद पार्ट दोबारा से सेम हो गया, थर्ड पार्ट है ना। तो ये जो वेनिस थे इसने अपने इंडिपेंडेंस को बचा के रखा। जब बारबेरियंस ने क्या किया था? इटली को कनकर कर लिया था, तब भी उन्होंने बचा रखा। वेनिस एमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड। वेनिस जो था ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था ट्रेड के परस्पेक्टिव से। वेनिस वॉज ऑल्सो मिलिट्री वेरी स्ट्रॉन्ग एज इट बिल्ड अप अ पावरफुल नेवी। वेनिस की जो मिलिट्री पावर थी ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बोले तो पावरफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि इन्होंने अपनी, और इसके साथ साथ इन्होंने अपनी नेवी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल कर ली थी। पावरफुल नेवी मतलब शिप, मतलब जहाँ पे समुद्र है ना, समुद्र के वहाँ पे अगर लड़ाई करनी हो, अपने एरिया को बचाना हो, तो वहाँ पे भी तो पावरफुल नेवी। तो मिलिट्री पावर तो स्ट्रॉन्ग था ही था, उसके साथ उन्होंने अपनी नेवी को भी पावरफुल बना लिया। ठीक है, वेनिस थ्रेटन टू रिप्लेस कॉन्स्टेंटिनोपल एज द कमर्शियल लीडर ऑफ द मेडिटेरियन। वेनिस ने क्या किया? कॉन्स्टेंटिनोपल को रिप्लेस करने के लिए, ताकि वो कमर्शियल लीडर बना सके मेडिटेरियन को। सो वेनिस ने क्या किया? थ्रेटन किया कॉन्स्टेंटिनोपल को। क्यों किया थ्रेट? बिकॉज वो जो है कमर्शियल लीडर था मेडिटेरियन का। कौन? कॉन्स्टेंटिनोपल जो एरिया था ना वो कमर्शियल लीडर था मेडिटेरियन का, दैट्स वाई उन्होंने रिप्लेस करना चाहा इसको। फाइनली अ न्यू थ्रेट केम फ्रॉम सेल्जुक टर्क्स इन द 11th सेंचुरी। अब एक और नया थ्रेट देखने को मिलता है, सेल्जुक टर्क्स आ जाते हैं 11th सेंचुरी में। अबाउट अ सेंचुरी लेटर, मतलब एक सेंचुरी बाद, द एम्पायर ऑफ द सेल्जुक टर्क्स फेल टू अनदर टर्किश ट्राइब, द ऑटोमन टर्क्स। अब इस सेल्जुक टर्क्स को किसने फेल डाउन कर दिया? तुर्किश ट्राइब ने, जो कि ऑटोमन टर्क्स थे। ठीक है, तो इस तरीके से चल रहा है। द ऑटोमन टर्क्स वर, अब देखो, द ऑटोमन टर्क्स वर अटैक टू द वेल्थ ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। ऑटोमन टर्क्स ने क्या किया? अट्रैक्टेड, मतलब सॉरी यहाँ पे अट्रैक्टेड होगा, मैंने अटैक बोला था। जो ऑटोमन टर्क्स थे ना वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे? ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। जो ईस्टर्न पार्ट था ना यूरोप के, वहाँ के वेल्थ पर वो अट्रैक्ट हो गए थे। ठीक है, बहुत पैसा था वहाँ पे। नेचुरली देयर एरिया ऑफ अट्रैक्शन वॉज कॉन्स्टेंटिनोपल, और उनका जो एरिया ऑफ अट्रैक्शन था वो कॉन्स्टेंटिनोपल पर था। इन 1453 द ऑटोमन टर्क्स अटैक द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल विद अ ह्यूज आर्मी। और ऑटोमन टर्क्स ने अटैक किया सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल अपने ह्यूज आर्मी के साथ मिलके। द स्मॉल बाइजेंटियम आर्मी कुड नॉट रेजिस्ट द ऑटोमन टर्क्स एंड कॉन्स्टेंटिनोपल फेल। तो जो बाइजेंटियन आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी और ऑटोमन टर्क्स बहुत ज़्यादा थे, ह्यूज आर्मी थी उनकी, तो इस वजह से वो अपने आप को नहीं बचा पाए और फाइनली कॉन्स्टेंटिनोपल फेल अप हो गया। जो कैपिटल था ईस्टर्न रोमन एम्पायर का कॉन्स्टेंटिनोपल, वो खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि आर्मी वहाँ की ज़्यादा थी, इनकी कम, तो ये नहीं बचा पाए। Applications of the new technology of warfare, i.e. use of enormous guns which fired stone balls nearly 3 feet in diameter by the Turks was no match to the Byzantine technique of warfare. अब ऐसा देखो, इनकी सबसे पहले तो जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा थी, किसकी? ऑटोमन टर्क्स की। तो बाइजेंटियन आर्मी बहुत कम थी, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्नोलॉजी। जो एप्लीकेशन देखे तो जो ऑटोमन टर्क्स थे इनके पास नई नई टेक्नोलॉजी थी फॉर द वॉरफेयर। ये लोग गन्स का इस्तेमाल करते थे, और जो फायर्ड स्टोन बॉल्स, मतलब जिससे के थ्रू वो गन्स को मारते थे, तो जो बॉल्स हुआ करती थी वो 3 फीट डायमीटर की होती थी। और टर्क्स के पास जितने भी इम्प्लीमेंट्स थे वैसा इम्प्लीमेंट बाइजेंटियन के पास बिल्कुल भी नहीं था, जिस वजह से वो उनसे सामना नहीं कर पाए। द लास्ट बाइजेंटियन एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन 11 पैलियोलोगोस ब्रेथ्ड हिज लास्ट इन द बैटलफील्ड। मतलब जो लास्ट बाइजेंटियन एम्परर थे, बाइजेंटियन एम्परर लास्ट कौन थे? ये कॉन्स्टेंटाइन 11। कॉन्स्टेंटाइन 11 ये पूरा नाम है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है।
तो ये जो है बैटलफील्ड में क्या हुए, लास्ट मर गए। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इज हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट एज इट इज रिगार्डेड एज द रीनियस स्पिरिट। तो जो फॉल हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल का, ये हिस्टोरिकली एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि ये रिगार्डेड रोम में। सो हमने जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे हमारे, जैसे कि रोमन एम्पायर, देन उसके बाद हमने रोमन एम्पायर का कॉन्टेक्ट देखा सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर्स के साथ, तो वो जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट बड़ा टॉपिक है दैट इज स्लेवरी रोम में, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं। नाउ व्हाट इज स्लेवरी, स्लेवरी पढ़ेंगे ना हम। तो स्लेवरी मतलब जो लोग हैं जिनको बंदी बनाकर लेके आया जाता है फोर्सफुली, ठीक है। बेसिकली मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि जो लोग हैं उनको दूसरे कहीं जगह से उनको बंदी बनाकर लेके आया जाता है अपने जगह पे, और उनसे काम करवाया जाता है फ्री में, ठीक है। उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, उनको रहने की जगह नहीं मिलती, उनको फैमिली के साथ रहने नहीं दिया जाता, उनको बंदी की तरह ट्रीट किया, बंदी बना के रखा जाता है बेसिकली। उनको कोई भी फ्रीडम नहीं होती, ठीक है। और उनके साथ बहुत ही क्रुएलिटी के साथ उनके साथ जो है क्या किया जाता है बोले तो ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो वो लोग क्या हुए, स्लेव्स, ठीक है। तो अब हम स्लेवरी पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा हु इज अ स्लेव। स्लेव कौन होता है। स्लेवरी जो वर्ड आया है वो स्लेव वर्ड से आया है ना, तो स्लेव कौन होते हैं। सबसे पहले तो स्लेवरी तो एक हो गई प्रथा, किसी भी चीज़ को करने की, दैट इज प्रथा। तो स्लेवरी एक प्रथा है ना। लेकिन स्लेव कौन होते हैं। सो स्लेव यानी वो लोग जिनको बंदी बनाया जाता है, ठीक है। तो हु इज अ स्लेव, स्लेव मीन्स कैप्टिव, कैप्टिव जिसको बंदी बनाया जाता है। द इंग्लिश वर्ड स्लेव कम्स फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच स्लेव। ये जो इंग्लिश वर्ड है ना स्लेव, ये कहाँ से आया है, ये आया है ओल्ड फ्रेंच से, पुराना जो फ्रेंच वर्ड था उससे आया है, दैट इज स्लेव, जिसका मतलब होता है कैप्टिव। कैप्टिव माने बंदी बनाना, कैप्टिव माने बंदी बनाना। Any human being who is under the absolute control of a master and is considered by the master as his personal property may be called as a slave. कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसको जो किसके अंडर में हो, एब्सोल्यूट कंट्रोल के अंडर में हो, यानी उसका कोई मास्टर हो और उसे कंट्रोल वो कर रहा है, मास्टर क्या कर रहा है, उसे कंट्रोल कर रहा है अपनी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के, वो होता है स्लेव। उससे कुछ भी वो काम करा सकता है, क्यों, क्योंकि जो मास्टर है वो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझता है उस इंसान को, ठीक है। तो वो होते हैं स्लेव, ठीक है। लेट सपोज एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक इंसान है, ठीक है, और उसको जो उसका मास्टर है वो उसको पैसे देके खरीद के लाया उस इंसान को। अब उसको पैसे देके एक बार खरीद के लाया ना, अब वो जिंदगी भर के लिए उससे कुछ भी काम करा सकता है, जितना भी काम करा सकता है, लेकिन उसको उसके लिए पैसे उसे नहीं देगा, 1 रुपया उसको नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। और उससे जो भी काम करा सकता है उसको कोई फ्रीडम वो नहीं देगा, ठीक है। अपने मर्जी से जैसा तैसा वो उससे काम करा सकता है, समझ रहे हो। इन अ ब्रॉडर सेंस अ ह्यूमन being who is physically similar to any other person yet does not have any personal identity may be considered as a slave. A slave does not have any independent existence. और broader meaning से समझो, slave जो है क्या होता है, कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग जो कि फिजिकली दिखता तो दूसरे पर्सन्स की तरह है, मतलब ये लोग भी तो इंसान होते हैं ना, स्लेव भी इंसान होते हैं, बट इनका खुद का कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होता, कुछ नहीं होता इनका कोई पर्सनल आइडेंटिटी। स्लेव को अपना खुद का इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, समझ रहे हो, इनकी कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। स्लेव्स जो होते हैं ये पर्सनल प्रॉपर्टी होते हैं ऑफ द ओनर, क्योंकि जो ओन करते हैं, इनको खरीदते हैं, तो उनकी ये पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, कुछ भी इनसे काम करा सकते हैं, ये उसमें मना नहीं कर सकते, क्योंकि मना करेंगे तो इन्हें पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। इनके पास कोई फ्रीडम नहीं होता, ये अपने फैमिली से नहीं मिल सकते, इन्हें सारा दिन काम कराया जाता है, खाने को भी इतना कुछ अच्छा नहीं मिल जाएगा, ठीक है, कभी कभी तो खाने को ही नहीं मिलेगा, फिर पैसा भी इनको नहीं मिलता, तो इनका खुद का कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो, खुद का कुछ पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होता इनका स्लेव का। स्लेव यानी कैप्टिव यानी बंदी, ठीक है। तो स्लेव समझ आ गया, स्लेव लोग कौन है, ठीक है, स्लेव समझ आ गए। अच्छा, जब हमने कभी बचपन में आपने पढ़ा होगा स्लेवरी, ये जो स्लेवरी होते हैं, स्लेव्स होते हैं, इनके साथ बहुत अत्याचार किया जाता है। तो ये जो स्लेवरी है ना, ये कहीं कहीं पे बंद भी करवाई जाती थी, ठीक है, मतलब इस ये जो है ना स्लेवरी का जो प्रथा है इसको बंद करवा दिया जाता था, एबॉलिश करा दिया जाता था। नेपोलियन के टाइम पीरियड में भी स्लेवरी को एबॉलिश करवाया गया था, है ना, तो आपने पढ़ा होगा। तो स्लेवरी बहुत ही बुरी प्रथा है, क्यों, क्योंकि इंसान को इंसान ही नहीं समझा जाता है, यहाँ पे कितना बुरा उनके साथ ट्रीट किया जाता है, तो बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं है फॉर ह्यूमन, है ना। तो देखो अब व्हाट इज स्लेवरी, स्लेवरी क्या होता है, स्लेव वर्ड से स्लेवरी आया, स्लेवरी यानी स्लेव बनाने की प्रथा, जो लोग स्लेव बनाएंगे, स्लेव्स ला के रखेंगे, तो दैट इज स्लेवरी, स्लेव बनाने की प्रथा, स्लेवरी कहा जाता है। सो स्लेवरी में भी डिस्क्राइब एज द प्रैक्टिस ऑफ ओनिंग स्लेव्स, स्लेवरी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस ऑफ ओनिंग स्लेव्स, स्लेव्स को
रखना, दैट इज स्लेवरी। स्लेवरी वॉज नोन बिफोर द पीरियड ऑफ हिस्ट्री फॉर विच नो रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। स्लेवरी उस समय में भी थी जब कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल हमारे पास नहीं थे, यानी प्रोटो हिस्ट्री में या प्री हिस्ट्री में भी स्लेवरी हुआ करती थी, बट हमारे पास कोई रिटर्न एविडेंस अवेलेबल नहीं है, बट उस समय भी हुआ करती थी, बिफोर हिस्ट्री भी स्लेवरी हुआ करती थी। ठीक है, द सिस्टम ऑफ किसी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन में आप देखेंगे तो स्लेव्स बनाने की प्रथा जो है हर एक सिविलाइजेशन में होती ही होती है। ये जो प्रैक्टिस है स्लेवरी की वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड व्हेन लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स वर एंगेज्ड एज वर्कर्स इन डिफरेंट जॉब्स। अलग अलग जॉब्स में, अलग अलग कामों में नंबर ऑफ वर्कर्स को क्या किया जाता है, रखा जाता है, उनको काम करवाया जाता है। एंशिएंट रिकॉर्ड्स क्लियरली इंडिकेट दैट इन मेनी सेंटर्स ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशन स्लेवरी हैड बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ठीक है, आप एंशिएंट रिकॉर्ड्स में बहुत सारे एंशिएंट रिकॉर्ड्स है जिनमें बताया गया है, इंडिकेट किया गया है कि देखो इन सिविलाइजेशंस में स्लेवरी का क्या मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, मतलब कि हाँ ये आप कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ये आप कर सकते हो, तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। एज द अर्लीस्ट नोन्स रिकॉर्ड स्लेवरी इज ट्रीटेड एज एन एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन। अर्लीस्ट नोन रिकॉर्ड्स अगर हम देखें तो स्लेवरी को एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज करवाया गया था। ठीक है, मतलब कि ये हर कोई कर सकता है, किसी को कोई इसमें नाकाबंदी नहीं है, मना ही नहीं है। ठीक है, हर कोई रख सकता है, स्लेवरी कर सकता है। ठीक है, मतलब स्लेव्स अपना ओन कर सकता है। इन द फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड अबाउट स्लेवरी इज द कोड ऑफ हम्मुराबी द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ बेबीलोन डेटेड 1760 BC। तो सबसे पहला ऑफिशियल रिकॉर्ड स्लेवरी का हमें किस में मिलता है, कौन से इंस्क्रिप्शन में मिलता है, कोड ऑफ हम्मुराबी में। द ग्रेट किंग ऑफ बेबीलोन, द ग्रेट किंग ऑफ बेबीलोन जो है ना, उनके जो टेक्स्ट था, इंस्क्रिप्शन जो था कोड ऑफ हम्मुराबी, उसके अंदर फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड में स्लेवरी के बारे में लिखा गया है। ये डेट कब की है, 760 BC की। इन हिज कोड हम्मुराबी मेंशन इन डिटेल्स अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी। जो कोड है हम्मुराबी उसमें उन्होंने सारा डिटेल्स लिखा है इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी के, किस तरीके से स्लेवरी को प्रैक्टिस किया जाता है। नॉट ओनली दैट, ही क्लियरली स्टेटेड दैट डेथ वाज पनिश्ड फॉर एनीवन हु हेल्ड अ स्लेव टू एस्केप और गिव शेल्टर टू एनी एस्केपिंग स्लेव। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस इंस्क्रिप्शन में क्लियरली ये भी चीज़ लिखी हुई है कि जिस इंसान ने स्लेव्स को अपने घर में रहने की जगह दी या फिर उसको भागने में मदद करी, तो जो ये इस काम को करेगा उसको सीधा डेथ सुना दी जाएगी, मतलब उसको मार दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी इंसान स्लेव की मदद नहीं कर सकता उसे भगाने में या फिर उसे अपने घर रखने में। इन हेब्रियो बाइबल देयर इज अ मेंशन ऑफ स्लेवरी एज एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन। हेब्रियो बाइबल में भी मेंशन किया गया कि स्लेवरी एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से स्लेवरी को माना जाता था उस समय। स्लेवरी इन द रोमन एम्पायर, तो अब रोमन एम्पायर में स्लेवरी कैसा था, देखो ये तो हमने समझा स्लेवरी क्या होता है, स्लेव्स कौन होते हैं। अब हमने रोमन एम्पायर के बारे में देखने कि रोमन एम्पायर में स्लेवरी किस तरीके से चलता था। ठीक है, सिंस द डॉन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन देयर वर ऑलवेज सम पावरफुल पीपल हु एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर अदर्स। इन स्लेवरी कंट्रोल अमाउंटेड टू ओनरशिप of some over the others. History of ancient world reveals that slavery was commonly practiced throughout the ancient history, yet no other people owned so many slaves and depended on them so much as the Romans. अब देखो human civilizations जब से शुरू हुआ है ना, सिंस द डॉन मतलब जब से शुरू हुआ है, अर्ली जो ह्यूमन सिविलाइजेशन जब से स्टार्ट हुआ है तब से हम देखते आ रहे हैं कि जब भी हम देखेंगे तो पावरफुल पीपल क्या करते हैं, जो भी पावरफुल पीपल होते हैं वो कमज़ोर लोगों पे कंट्रोल कर लेते हैं और उन पे अपना जो पावर है वो स्टैब्लिश कर लेते हैं, है ना। जितने भी पावरफुल पीपल होते हैं वो दूसरे लोगों पे क्या कर लेते हैं, अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लेते हैं। स्लेवरी कंट्रोल भी उसी तरीके से है, स्लेवरी में भी ऐसा ही है कि ओनरशिप ओवर द अदर्स, है ना। मतलब कि स्लेवरी कंट्रोल में भी ऐसा ही है कि जो पावरफुल व्यक्ति होगा वही तो क्या करेगा, दूसरों पे अपना हक जमाएगा, दूसरों को बंदी बना के लाएगा, समझ रहे हो। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड रिवील, हिस्ट्री जो है एंशिएंट वर्ल्ड का वो रिवील करता है कि जो स्लेवरी है वो कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता था एंशिएंट हिस्ट्री में। इसको बहुत कॉमनली लोग इस्तेमाल करते थे, यूज़ करते थे और प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, और देखा जाए तो जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री में जितना ना रोमन्स लोग जो है ना स्लेव्स पे डिपेंडेंट थे, उतना कोई भी उतना डिपेंडेंट नहीं था जितना रोमन्स लोग थे। अभी हम रोमन्स के बारे में देखेंगे। रोमन्स आर फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन स्लेव्स। ठीक है, मतलब उनका जो पूरा रोम था ना, मतलब रोमन साम्राज्य, वहाँ पे जो नेटिव लोग हैं उनसे ज़्यादा तो वहाँ पे स्लेव्स के नंबर बढ़ गए थे, देखेंगे हम इसमें। ठीक है, तो स्लेव्स पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट जो थे वो सिर्फ रोमन्स थे। ठीक है, दूसरे लोग भी यूज़ करते थे, मतलब दूसरे लोग भी प्रैक्टिस करते थे स्लेवरी प्रथा को, बट जो रोमन्स ने किया ना वो उससे किसी भी चीज़ मतलब किसी भी लोगों से ज़्यादा नहीं था। ठीक है, रोमन्स ने सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या किया था, जो है स्लेवरी प्रैक्टिस की थी, मतलब स्लेव्स उनके रोम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे। ठीक है, तभी रोमन सोसाइटी को ना स्लेव सोसाइटी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लेव्स हैं, नेटिव पीपल से ज़्यादा स्लेव है वहाँ पे। ठीक है, स्लेव पीपल। अब देखो बिगनिंग ऑफ स्लेवरी इन रोम, रोम में कैसे बिगनिंग होती है स्लेवरी की।
तो इन रोम देयर वेर इन्यूमरेबल नंबर ऑफ स्लेव्स। तो रोम में ना इन्यूमरेबल मतलब गिनती भी नहीं गा सकते तुम, मतलब गिनती भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा नंबर में वहाँ पे स्लेव्स थे। सरप्राइजिंगली द नंबर ऑफ स्लेव्स वाज अ फ्यू टाइम्स मोर देन द रोमन सिटीजन। सरप्राइज हो जाओगे ये जान के कि जो स्लेव्स के नंबर थे ना वो रोमन सिटीजन से कई गुना ज़्यादा थे। मतलब जितने ना रोमन सिटीजन है, मान लो अगर 100 रोमन सिटीजन है तो वहाँ पे 200 तो स्लेव्स होंगे उसमें से, ठीक है। मतलब 300 अगर मान लो पूरा है, ठीक है, तो उसमें से 200 लोग स्लेव्स निकलेंगे और 100 लोग कौन निकलेंगे, रोमन सिटीजन निकलेंगे। समझ रहे हो? तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्लेव्स वहाँ पे हो गए थे। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि इतनी ज़्यादा स्लेव्स आए कहाँ से वहाँ पे, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज बिगनिंग एज अ स्मॉल एग्रीकल्चर कम्युनिटी हाउ डिड द रोमन्स एक्वायर सच ह्यूज नंबर ऑफ स्लेव्स। मतलब एज अ स्मॉल एग्रीकल्चर कम्युनिटी से स्टार्ट करें तो इतने ज़्यादा नंबर में स्लेव्स कैसे आए रोमन्स के पास, ठीक है। तो उसके आंसर यहाँ पे आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो है इसमें आपको रीज़न मिलेगा कि स्लेव्स कैसे इतने ज़्यादा नंबर में रोमन्स में हो पाए, ठीक है। इसको मैं पूरा रीड नहीं करूँगी, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगी, ठीक है। तो रोमन ट्रेडिशन ऑफ एक्वायरिंग स्लेव्स, यानी कि रोमन का प्रथा, रोमन्स की क्या प्रथा हो गई कि वो क्या कर रहे थे, स्लेव्स को एक्वायर कर रहे थे, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने स्लेव्स को एक्वायर करना शुरू किया। स्टडी ऑफ द रोमन हिस्ट्री वुड रिवील दैट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द रोमन्स हैड डेवलप्ड द ट्रेडिशन ऑफ अमेजिंग स्लेव्स। तो रोमन हिस्ट्री की अगर हम स्टडी करते हैं तो ये रिवील क्या करता है कि रोमन्स की जो बिगनिंग हुई, जब रोमन्स की बिगनिंग स्टार्टिंग हुई, उसमें जब स्टार्टिंग हुई तभी से जो है स्लेव्स को जो है रखने की प्रथा शुरू हो गई। रोमन्स की जब से बिगनिंग हुई ना, मतलब रोमन्स का साम्राज्य बढ़ना शुरू हुआ वेरी बिगनिंग, तब से ही स्लेव्स बनाने की प्रथा जो है चली आ गई, डेवलप हो गई। द सिटी ऑफ रोम वॉज फाउंडेड बाय रोम्यूलस इन 753 BC। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो सिटी थी रोम की कब फाउंड करी, किसके द्वारा फाउंड करी। तो रोम्यूलस ने फाउंड करी सिटी ऑफ रोम कब, 753 BC में। ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ रोम। रोम के सबसे पहले किंग कौन थे, रोम्यूलस। Romulus with some of his trusted men carried on raids the neighboring peoples like the Latins and Etruscans and others। तो रोम्यूलस और उसके ट्रस्टेड मैन, उसके जो भी जिस पे उसको ट्रस्ट था, उनके साथ मिलके वो क्या लाए, जो नेबरिंग पीपल्स थे ना, जैसे लेटिन्स, फिर एट्रुस्कैंस और भी जो लोग हैं नेबरिंग पीपल्स जो थे उसके वहाँ के, उनको क्या करके लाए, वो रेड करके लाए। मतलब रेड करते ना, बोलते रेड लग गई, मतलब कि सब कुछ ऐसा लोगों को एकदम उठा के लेके आ रहे हैं, ठीक उसी तरीके से। दोज पीपल वर ब्रॉट टू रोम एंड वर एंगेज्ड एज स्लेव्स इन डिफरेंट वर्क। इन लोगों को जो है रोम में लेके आया गया और अलग अलग कामों में लगा दिया गया, ठीक है। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स एज रोम वेंट ऑन एक्सपेंडिंग मोर एंड मोर स्लेव्स वर ब्रॉट इन। और उसी समय से जो है रोम में ज़्यादा से ज़्यादा स्लेव्स लाए जाते थे, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से ये एक ट्रेडिशन बन गया था रोमन्स का कि ये क्या करते थे, अपने जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ या नेबरिंग एरियाज़ होते थे वहाँ से लोगों को उठा कर लाते थे और उनको डिफरेंट जॉब्स में लगा दिया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से फिर फादर्स अलाउड टू सेल आउट देयर चिल्ड्रंस स्लेव्स। जो फादर्स हुआ करते थे वो अपने बच्चों को स्लेव्स की नौकरी में बेच दिया करते थे। क्यों बेचते थे, अब इसका भी रीज़न है। देखो भाई, अगर मान लो उनके घर में 10-12 बच्चे हैं और 10-12 बच्चों को खिलाने के पैसे नहीं हैं, तो अब वो क्या करेंगे, क्या ही वो कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने बच्चों को ऐसा स्लेव्स की तरह बेच दिया कि वो लोग वहाँ काम करेंगे और फिर जो भी खाना मिलेगा उसको खा पाएंगे। तो जो ग्रीक हिस्टोरियन डायनोसाइस है रोट अ हिस्ट्री ऑफ रोम इन विच ही स्टेटेड दैट फ्रॉम इट्स वेरी फाउंडेशन, मतलब रोमन्स का जब वेरी फर्स्ट फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा था तो देयर वर स्लेव्स इन रोम, तो तभी से स्लेव्स वहाँ पे है। डायनोसिस also informed that Romulus gave Roman fathers the right to sell their children to slavery। तो जो डायनोसिस है उन्होंने ये भी चीज़ बताई कि जो रोम्यूलस थे, जो राजा थे, उन्होंने अपने जो रोम है वहाँ पे उन्होंने ये परमिशन दी हुई थी रोमन के फादर्स को, यानी जितने भी पिता है वहाँ के सिटीजन्स है रोमन के, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके पास ये राइट है कि वो अपने बच्चों को बेच सकते हैं फॉर द स्लेवरी, ठीक है। और उसमें कोई भी कुछ मना नहीं करेगा या कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कुछ फादर्स होते थे, जो घर में बहुत ज़्यादा तंगी होती थी, गरीबी होती थी, तो वहाँ पे जो फादर्स होते थे वो अपने बच्चों को एज अ स्लेव बेच दिया करते थे, ठीक है। फिर परचेस ऑफ स्लेव्स बाय ट्रेडर्स, ट्रेडर्स के द्वारा परचेस किया जाता था स्लेव्स को, ठीक है। फिर ट्रेडर्स क्या करेंगे, बहुत सारे स्लेव्स को खरीद लेंगे और फिर बाद में अलग जगह पे बेचेंगे। तो द स्लेव ट्रेड ऑफ रोम फॉलोड द कमांडर्स ड्यूरिंग द मिलिट्री कैंपिंग्स। The military commanders as also the soldiers used to sell the captured people directly to the slave traders। तो slave traders क्या करते थे रोम में, वो कमांडर्स के साथ मिलिट्री कैंपिंग्स में जाते थे, उनको फॉलो करते थे। और ये जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे ये क्या करते थे, जब किसी दूसरे देश में जाते थे हमला करने, युद्ध करने या फिर दूसरे एरिया में, तो वो क्या करते थे, उन सोल्जर्स के साथ, जो स्लेव ट्रेडर्स होते थे ना,
उनको ये जो मिलिट्री कमांडर्स थे बेच दिया करते थे, मतलब जिन लोगों को भी ये कैप्चर करते थे, बंदी बनाते थे, उनको फिर स्लेव ट्रेडर्स के हाथों बेच दिया करते थे। ठीक है। टू द ट्रेडर्स डिमांड्स वाज ऑलवेज फॉर फिजिकल स्ट्रॉन्ग मेल स्लेव्स सो दैट दे कुड बी सोल्ड इन द मार्केट एट हाई प्राइस। अब जितने भी स्लेव ट्रेडर्स हुआ करते थे उनको किस चीज़ की डिमांड होती थी? स्ट्रॉन्ग मेल स्लेव्स की, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग मेल्स होते हैं उनकी ज़रूरत उन्हें होती थी। क्यों? क्योंकि उनके पैसे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मार्केट में ना उसमें वो हाई प्राइस में बिकेंगे। ठीक है। अगर जो है स्ट्रॉन्ग मेल्स होंगे तो उनसे हर तरीके के भारी भरकम काम करवाए जा सकते हैं। इस वजह से उनके जो दाम हुआ करते थे तो वो भी मार्केट में हाई प्राइस में हुआ करते थे। इस वजह से उनको जो स्लेव ट्रेडर्स थे उनकी डिमांड ये होती थी कि स्ट्रॉन्ग मेल स्लेव्स हो। ठीक है। द glaring example of the commanders and soldiers sold captives to the traders was the Roman Emperor Julius Caesar himself. Julius Caesar ने खुद क्या किया था? अपने सोल्जर्स के साथ मिलके, कमांडर्स के साथ मिलके वो गए थे, तो कैप्टिव्स जो पकड़े उन्होंने क्या किया? ट्रेडर्स को बेच दिए। आफ्टर द कन्क्वेस्ट ऑफ गॉल क्या है? आज प्रेजेंट डे में देखे फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम एंड अदर एडजॉइनिंग प्लेसेस टुगेदर, तो ये मिलके पूरा गॉल बनता है। सो जब इन्होंने कॉन्केस्ट किया था ना गॉल को, तब ये जो जूलियस सीजर थे वहाँ से कैप्टिव्स बंदी बना के लाए थे लोगों को वहाँ के। जूलियस सीजर सोल्ड आउट एज मैनी एज 53,000 कैप्चर्ड पीपल एज स्लेव्स टू द ट्रेडर्स। और एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जूलियस सीजर ने कितने लोगों को बेचा था, कितने स्लेव्स बेचे थे ट्रेडर्स को? 53,000 स्लेव्स बेचे थे, यानी जितने 53,000 को उन्होंने कैप्चर किया था और इन लोगों को एज अ स्लेव ट्रेडर्स को बेच दिया था। ठीक है। और जो स्लेव ट्रेडर्स होते थे उनकी डिमांड ये होती थी कि स्ट्रॉन्ग मेल स्लेव्स हो, जिससे कि उनका दाम जो है मार्केट में ज़्यादा होता था। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे और ज़्यादा स्लेव्स बढ़ गए। ठीक है। अब आगे देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्लेव फैमिली। अब मान लो अगर कोई स्लेव के पूरा परिवार है तो उसकी फैमिली भी तो नेचुरल प्रोसेस से बढ़ेगी। तो जो लार्ज पॉपुलेशन थी स्लेव की इन रोम वाज क्लियरली द रिजल्ट ऑफ कैप्चर ऑफ डिफीटेड पीपल्स इन वॉर। ये जो लार्ज पॉपुलेशन थी स्लेव की रोम में, वो क्लियरली किसका रिजल्ट था? डिफीटेड पीपल्स इन वॉर। यानी ये जो रोम्स थे, ये रोमन साम्राज्य जो इतना बड़ा साम्राज्य बना वो तो युद्ध की वजह से बना। तो जब भी ये वॉर्स लड़ा करते थे तो वहाँ पे जहाँ को जीतते थे वहाँ के लोगों को ले आते थे रोम में और बंदी बना के उनसे काम करवाया करते थे। बट एट द सेम टाइम मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्लेव फैमिलीज बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्लेव पॉपुलेशन। और एट द सेम टाइम हम देखें तो स्लेव फैमिलीज भी क्या बन गई? स्लेव पॉपुलेशन का सोर्स बन गई। मतलब अब इनका भी तो मल्टीप्लिकेशन होगा इनकी फैमिलीज का। इन द ओपिनियन ऑफ स्कॉलर्स द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ स्लेव दैट रोम हैड वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैमिलीज। फैमिलीज जब होती है तो उनका नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्या होगा? उनका जो पॉपुलेशन है बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। बच्चे आएंगे, बच्चे जन्म लेंगे तो उनके बच्चे भी फिर क्या बनेंगे? स्लेव बनेंगे। इस तरीके से, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है स्लेव फैमिलीज का। तो इस तरीके से जो आप देखेंगे तो स्लेव्स इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए? तो इन सारे कारण की वजह से स्लेव्स आप देखेंगे स्लेव की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रोमन्स में हो गई। ठीक है। अब जो इतने ज़्यादा स्लेव्स हो गए तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा उसे अब हमें समझना है। इतने ज़्यादा नंबर में जो पॉपुलेशन हो गई, जिसको हम बोल रहे हैं कि रोमन सोसाइटी एक स्लेव सोसाइटी बन गई, इतने ज़्यादा नंबर में स्लेव्स हो गए रोम में, तो अब इसके क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ रोम में, वो हम देखेंगे। क्या उसके अच्छे साइड इफ़ेक्ट्स हुए या उसके बुरे साइड इफ़ेक्ट्स हुए? तो दोनों ही चीज़ें हम देखेंगे कि इसके कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, मतलब अच्छे इफेक्ट्स भी थे, और कुछ बुरे इफेक्ट्स भी थे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे।